तो शुरुआत करते हैं उस विशाल कैनवस से जिस पर भारत का आकार उकेरा गया है। हमारे सोर्स के पहले पन्ने के आंकड़े ही अपने आप में चौंकाने वाले हैं। भारत की कुल स्थलीय सीमा यानी जमीनी सरहद लगभग 15,106 किलोमीटर लंबी है और तटीय सीमा लगभग 7,516 किलोमीटर है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है ना? अगर इसे एक एनालॉजी के जरिए समझें तो इतनी लंबी सीमा का प्रबंधन करना किसी घर के चारों तरफ बाड़ लगाने जैसा काम नहीं है। ये अपने आप में एक पूरे महाद्वीप को सुरक्षित रखने जैसा है। एकदम। जहां एक तरफ बर्फ से जमे ग्लेशियर्स हैं, दूसरी तरफ तपता हुआ रेगिस्तान और कहीं घने दलदली जंगल हैं। सही कहा। और देखिए, इतने बड़े पैमाने पर सुरक्षा सुनिश्चित करना कोई ऐसा काम नहीं है जिसे सिर्फ रातों रात सीना के भरोसे छोड़ दिया जाए। इसके लिए एक बेहद सुव्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र की जरूरत होती है। मतलब एक पूरा सिस्टम चाहिए इसके लिए। बिल्कुल। हमारे सोर्स दस्तावेज ये स्पष्ट करते हैं कि इसी विशाल चुनौती से निपटने के लिए जनवरी 2004 में गृह मंत्रालय के अधीन एक विशेष सीमा प्रबंधन विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट की स्थापना की गई थी। अच्छा, जनवरी 2004 में। तो इसका मतलब यह है कि सीमाओं का मैनेजमेंट सिर्फ सरहद पर गश्त लगाने तक सीमित नहीं है। ये एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव काम है। हाँ, सेना मोर्चे पर खड़ी होती है, लेकिन उस मोर्चे तक रसद पहुंचाने के लिए 15,000 फुट की ऊंचाई पर सड़कें बनाना, दलदलों में फेंसिंग लगाना। ओ बाप रे, 15,000 फुट पर सड़कें? हाँ, और सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, ये सब एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसकी कमान इसी विभाग के पास होती है। समझ गया। और दिलचस्प बात तो यहाँ आती है, जब हम सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं तो जहन में अचानक चाइना या पाकिस्तान का ख्याल आता है, जो कि आमतौर पर लोगों को लगता भी है। हाँ, लेकिन हमारे डॉक्यूमेंट्स के अनुसार भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, पूरी 4,096.7 किलोमीटर, जिसे ऐतिहासिक रूप से रैडक्लिफ रेखा का पूर्वी हिस्सा कहा जाता है। और ये बॉर्डर सिर्फ अपनी लंबाई के लिए नहीं जाना जाता, ये दुनिया के सबसे अनोखे और जटिल सीमा विवाद यानी एनक्लेव्स या शीतमहल की समस्या के लिए जाना जाता था, जिसका आपने शुरुआत में बेडरूम और रसोई वाला उदाहरण दिया था। हाँ, वही उलझन। लेकिन मेरे मन में यहाँ एक बड़ा सवाल है। हमारे डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि इस विवाद को सुलझाने के लिए 1971 के भूमि सीमा समझौते यानी LBA को आधार बनाते हुए सितंबर 2011 में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। भारत ने 1785 वर्ग मीटर का क्षेत्र 99 साल की लीज पर बांग्लादेश को दे दिया ताकि उनके दाहीग्राम और अंगरपोटा नाम के एनक्लेव्स को जमीनी रास्ते से जोड़ा जा सके, जिसे हम 3 बीघा कॉरिडोर कहते हैं। सही कहा। अब अगर मैं इसे एक स्ट्रेटेजिक नजरिए से देखूं तो कोई भी देश अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी किसी दूसरे देश को क्यों देगा? क्या इसे देश के भीतर एक राजनीतिक हार के तौर पर नहीं देखा गया? ये एक बहुत ही तीखा और जरूरी सवाल है। देखिए, सतह से देखने पर जमीन देना हार लग सकता है, लेकिन कूटनीति में कई बार आपको एक बड़ी तस्वीर देखनी होती है। बड़ी तस्वीर से आपका मतलब? यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है ना, वो ये है कि ये महज जमीन का सौदा नहीं था। सोचिए एक थर्ड ऑर्डर एनक्लेव की स्थिति, मतलब एक देश की सीमा के अंदर दूसरे देश का हिस्सा और उसके अंदर फिर पहले देश का हिस्सा। एक पजल जैसा बन गया होगा। एकदम। ये प्रशासन के लिए एक नाइटमेयर था। वहां न लॉ एंड ऑर्डर था, न ही कोई विकास। मतलब एक तरह से वो एक नो मैन्स लैंड बन चुका था जहां दोनों ही देशों के नागरिक पिस रहे थे। कट को खत्म किया, बल्कि सीमा को स्थायी रूप से सुरक्षित और स्पष्ट कर दिया। ये तो है। इससे दोनों देशों के बीच जो कूटनीतिक विश्वास पैदा हुआ, उसका मूल्य उस जमीन के टुकड़े से कहीं ज्यादा है। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि पॉलिटिकल विल से बॉर्डर्स को विवाद के बजाय शांति का साधन कैसे बनाया जा सकता है। वाकई ये कूटनीति का एक मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन अब अगर हम कूटनीति की इस जीत से आगे बढ़कर थोड़ा उत्तर की तरफ चलें तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है। हाँ, वहां स्थिति बिल्कुल अलग है। हमारी अगली सीमा है चीन के साथ, जो लगभग 3,488 किलोमीटर लंबी है। और ये वो सीमा है जो डिप्लोमेसी से नहीं बल्कि सैन्य ताकत और ऐतिहासिक दावों के टकराव से तय हो रही है। बिल्कुल। इस दस्तावेज में 2 अलग अलग रेखाओं का जिक्र है, एक मैकमोहन रेखा और दूसरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC। अब अगर 2 देशों के बीच एक ही बॉर्डर है तो फिर जमीन पर 2 रेखाओं का क्या मतलब है? ये उलझन क्यों है? इस उलझन की जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। इस दोहरेपन को समझने के लिए हमें कागजी कानूनी दावों और जमीनी सैन्य हकीकत के बीच का अंतर समझना होगा। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं मैकमोहन रेखा की। दस्तावेज स्पष्ट करते हैं कि इसका निर्धारण 1914 के शिमला सम्मेलन में हुआ था, जहां ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों ने एक सीमा तय की थी। भारत का लीगल स्टैंड यही है कि मैकमोहन रेखा ही वैध सीमा है। तो फिर चीन इस ऐतिहासिक दस्तावेज को क्यों नहीं मानता? चीन के ना मानने का कारण उसकी विस्तारवादी नीति और ऐतिहासिक दावों में छुपा है। चीन का तर्क यह है कि 1914 में तिब्बत कोई संप्रभु राज्य नहीं था,
ओ, उनका दावा कुछ और ही है। हाँ, उनका दावा है कि तिब्बत चाइना का हिस्सा था और इसीलिए तिब्बत को किसी भी ब्रिटिश सत्ता के साथ अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर करने का कोई लीगल राइट ही नहीं था। इसी टेक्निकल आधार पर चाइना उस पूरी संधि को ही सिरे से खारिज कर देता है। ओहो, तो मतलब चाइना 1914 की उस पूरी कूटनीतिक प्रक्रिया को ही अमान्य करार देता है। और फिर ये LAC क्या है? क्या ये भी कोई ऐतिहासिक संधि है? नहीं नहीं, LAC कोई संधि नहीं है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उस सैन्य वास्तविकता का नाम है जो 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद वजूद में आई। ये एक सीज फायर रेखा है। अच्छा, यानी युद्ध विराम रेखा। हाँ, आज के समय में ये रेखा भारत अधिकृत क्षेत्र को चाइना द्वारा अधिकृत अक्साई चीन क्षेत्र से अलग करती है। आसान शब्दों में कहें तो मैकमोहन वो रेखा है जो ऐतिहासिक रूप से होनी चाहिए। लेकिन LAC वो रेखा है जहां आज दोनों देशों की सेनाएं बंदूकें ताने खड़ी हैं। ये वाकई बहुत तनावपूर्ण है। मतलब एक तरफ कागजों पर खींची गई वो लकीर है जिस पर भारत का कानूनी दावा है, और दूसरी तरफ पहाड़ों पर मौजूद वो लकीर है जो सैन्य ताकत से तय हुई है। एकदम सही कहा। अब यहां से हम पश्चिमी मोर्चे की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान के साथ हमारी 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा, मुझे लगता है कि ये शायद दुनिया की सबसे ज्यादा स्टडी की जाने वाली और सबसे अस्थिर सीमाओं में से एक है। इसमें कोई शक नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि चाइना की तरह यहाँ भी सीमा की प्रकृति दोहरी है। वो कैसे? एक तरफ मुख्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसे 1947 में बंटवारे के समय खींची गई रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है, और दूसरी तरफ है LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसकी लंबाई हमारे सोर्स के मुताबिक 740 किलोमीटर है। और ये वो हिस्सा है जिसे हम एक लाइव बॉर्डर कह सकते हैं। ये कोई शांतिपूर्ण सरहद नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो 1947, 1965 और 1971 के युद्धों और सैन्य संघर्षों के बाद आकार लेने वाली एक सक्रिय सैन्य रेखा है। हाँ, LOC लगातार सैन्य कूटनीति और समझौतों के अधीन रहने वाला क्षेत्र है। लेकिन इन पहाड़ों और जमीनी सीमाओं के बीच डोसियर में दर्ज एक विवाद ने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा है। कौन सा विवाद? सिर क्रीक विवाद। ये गुजरात के कच्छ और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच महज 96 किलोमीटर लंबा एक टाइडल एस्चुअरी है। अगर मैं इसके लिए एक एनोलॉजी दूं तो ये महज दो पड़ोसियों के बीच की कोई पानी की नाली नहीं है। सही कहा। बल्कि ये खिसकती हुई रेत और पानी पर खींची गई एक अदृश्य भूमध्य रेखा की तरह है जिस पर अरबों डॉलर के समुद्री संसाधन टिके हैं। मैंने यहाँ एक टर्म पढ़ा, थैलवेक प्रिंसिपल। मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में बताएं, पानी पर लकीर आखिर कैसे खींची जा सकती है? ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का एक बहुत ही शानदार पहलू है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का ये जो थैलवेक प्रिंसिपल है ना, ये कहता है कि अगर दो देशों के बीच कोई ऐसा जलमार्ग है जिसमें नेविगेन या जहाज चल सकें, जिसे नेविगेबल चैनल कहते हैं, हाँ, तो सीमा उस पानी के बीचों बीच जो सबसे गहरा हिस्सा है यानी डीपेस्ट नेविगेबल चैनल, वहां से होकर गुजरेगी। भारत कहता है कि सर क्रीक पर यही सिद्धांत लागू होना चाहिए जिससे आधा जलमार्ग भारत का होगा और आधा पाकिस्तान का होगा। ये तो बिल्कुल लॉजिकल और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नियम लगता है। तो फिर पाकिस्तान इसे मानने से इनकार क्यों करता है? वो पूरे के पूरे सर क्रीक पर अपना दावा क्यों ठोकता है? और यहीं पर भू राजनीति का असली खेल शुरू होता है। पाकिस्तान का इस सिद्धांत को नकारना सिर्फ उस 96 किलोमीटर की छोटी सी क्रीक या उसके पानी के लिए नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी आर्थिक वजह है। आर्थिक वजह वो क्या है? अच्छा, पाकिस्तान थैलवेक प्रिंसिपल मान लेता है और सीमा क्रीक के बीचों बीच खिसकाती है तो इसका सीधा असर अरब सागर में स्थित समुद्री सीमा यानी मैरीटाइम बाउंड्री पर पड़ेगा। अच्छा, मतलब बात उस छोटी सी क्रीक के पानी की नहीं बल्कि उस विशाल समुद्र की है। एग्जैक्टली। अगर क्रीक के अंदर की सीमा भारत की तरफ खिसकती है तो अरब सागर में पाकिस्तान का सैकड़ों वर्ग किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी EEZ कम हो जाएगा। ओह, अब समझ आया। और वो समुद्री इलाका तेल, गैस और मछलियों के संसाधनों से भरा हुआ है। इसीलिए पाकिस्तान थैलवेक सिद्धांत को खारिज करके पूरे क्रीक पर दावा करता है ताकि समुद्र में उसका आर्थिक वर्चस्व बना रहे। ये तो एक जबरदस्त आहा मोमेंट है। मतलब जमीन की एक छोटी सी लकीर समुद्र में अरबों डॉलर का फैसला कर रही है। चलिए अब उन सीमाओं की तरफ रुख करते हैं जो डिप्लोमेसी या सैन्य ताकत से नहीं बल्कि भूगोल और इतिहास के पन्नों से तय होती हैं। जहां प्रकृति अपना रोल प्ले करती है। हाँ, हमारे दस्तावेज नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान का भी बड़ी गहराई से जिक्र करते हैं। सबसे पहले नेपाल की बात करते हैं जिसकी सीमा 1751 किलोमीटर है। यहाँ जो फैक्ट मुझे हैरान कर रहा है वो ये है कि
आज के सैटेलाइट और जीपीएस वाले मॉडर्न युग में भी भारत और नेपाल की सीमा का कानूनी आधार 1815-1816 की सुगौली संधि है। हाँ, ये सच है। क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है कि 200 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया समझौता आज की जियोपॉलिटिक्स तय कर रहा है? देखिए, ये अजीब लग सकता है, लेकिन इतिहास कभी मरता नहीं है। सुगौली संधि इसका साक्षात प्रमाण है। समस्या उस संधि में नहीं है, बल्कि समस्या प्रकृति और भूगोल में है। प्रकृति में कैसे? 19वीं सदी की शुरुआत में नक्शे बनाने की कोई बहुत सटीक टेक्निक तो थी नहीं। उस समय नदियों को ही प्राकृतिक सीमा मान लिया गया था, जैसे काली नदी और गंडक नदी। लेकिन नदियां तो अपना रास्ता बदलती रहती है ना? बिल्कुल। जब एक नदी 200 सालों में अपना रास्ता बदल लेती है, तो वो कागज पर लिखी गई पुरानी संधि और जमीन की हकीकत के बीच एक भारी खाई पैदा कर देती है। यही कारण है कि स्पष्ट डिमार्केशन ना होने की वजह से आज भी नेपाल के साथ लगभग 54 स्थानों पर विवाद है, जिनमें काला पानी लिम्पियाधुरा, सुस्ता और मेची क्षेत्र सबसे प्रमुख है। मतलब संधि तो मौजूद है, लेकिन वो जमीन पर सटीक लकीर खींचने में नाकाम रही है। भूगोल कैसे इतिहास को चुनौती देता है, ये उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अब म्यांमार की तरफ चलते हैं, जिसकी लंबाई 1643 किलोमीटर है। इसे डॉसियर में एक प्राकृतिक सीमा कहा गया है। हाँ, वहाँ का टेरेन काफी चैलेंजिंग है। ये वो इलाका है जो घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों से बना है। यहाँ सीमा को कागज पर उकेरना जितना आसान है, जमीन पर उसे लागू करना शायद उतना ही असंभव है। बिल्कुल सही कहा। और इसके बाद आता है भूटान, 699 किलोमीटर की एक पूरी तरह से शांतिपूर्ण और खुली सीमा, यानी ओपन लैंड बॉर्डर। कोई तारबंदी नहीं, कोई फौज का भारी जमावड़ा नहीं। भूटान का ये उदाहरण हमें याद दिलाता है कि सुरक्षा हमेशा कंक्रीट की दीवारों और कांटेदार तारों से नहीं आती। सही बात है। कई बार दो देशों के बीच गहरा सांस्कृतिक विश्वास और साझा कूटनीतिक हित एक ओपन बॉर्डर को भी सबसे सुरक्षित सीमा बना सकते हैं। यह आपसी भरोसे की सबसे शानदार मिसाल है। और इस थालिया चर्चा के अंत में हम अफगानिस्तान की बात करेंगे, जिसके साथ भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, महज 106 किलोमीटर, जिसे हम ड्यूरंड रेखा कहते हैं। और यहाँ जो भू राजनीतिक पेंच है ना, वो यह है कि वर्तमान में यह सीमा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके क्षेत्र से लगती है, जो इसकी सामरिक अहमियत को कई गुना बढ़ा देता है। बिल्कुल। ये 106 किलोमीटर भले ही नक्शे पर छोटे दिखें, लेकिन मध्य एशिया के पूरे स्ट्रेटेजिक खेल में इस छोटे से हिस्से का भू राजनीतिक महत्व बहुत विशाल है। तो जमीन के इस पूरे सफर के बाद अब वक्त है अपने मास्टर मैट्रिक्स के उस हिस्से को देखने का, जो अक्सर आम चर्चाओं में पीछे छूट जाता है। सीमाएं सिर्फ जमीन पर ही खत्म नहीं होती। हाँ, समुद्री सीमाओं का महत्व भी बहुत है। हमारा दस्तावेज स्पष्ट करता है कि भारत का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक समुद्री नेटवर्क भी है। हमारे समुद्री पड़ोसियों में श्रीलंका, मालदीव्स, इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड और बांग्लादेश शामिल हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ये समुद्री मोर्चेबंदी कितनी अहम है। अगर हम इसे आज की 21वीं सदी के व्यापक संदर्भ में देखें, तो समुद्री सीमाएं स्थलीय सीमाओं से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी हैं। वैसे ये बात तो है। दुनिया का ज्यादातर व्यापार इन्हीं समुद्री रास्तों से होता है। दस्तावेज में श्रीलंका का विशेष रूप से जिक्र है। भारत और श्रीलंका के बीच की समुद्री सीमा ऐतिहासिक राम सेतु और कचाथेवु द्वीप के माध्यम से निर्धारित होती है। और ये द्वीप सिर्फ मछुआरों के अधिकारों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। कचाथेवु द्वीप और वो पूरा समुद्री क्षेत्र हिंद महासागर में आवाजाही यानी नेविगेशन और स्ट्रैटेजिक पकड़ के लिए बेहद संवेदनशील है। समुद्र पर नियंत्रण का सीधा सा मतलब है ग्लोबल ट्रेड और सिक्योरिटी की चाबी अपने हाथ में रखना। तो हमने आज बांग्लादेश के सुलझे हुए इनक्लेव से लेकर चीन और पाकिस्तान की सैन्य लकीरों तक और नेपाल की नदियों के बदलते रास्तों से लेकर समुद्र की गहराइयों तक का एक बहुत ही दिलचस्प सफर तय किया है। जी बिल्कुल। अब हम अपनी इस चर्चा के उस मुख्य सवाल पर आते हैं कि तो इस सब का असल में क्या मतलब है। इस पूरी चर्चा और हमारे इन डॉक्यूमेंट्स का जो सबसे बड़ा निष्कर्ष निकलता है वो यही है कि भारत की सीमाएं केवल नक्शे पर खींचे गए बेजान लैटिट्यूड को लॉन्जिट्यूड नहीं है। हाँ, वो एक लिविंग एंटिटी है। एकदम सही, एक जीवित इकाई है। ये 1815 की सुगौली संधि जैसे इतिहास का बोझ ढो रही हैं। ये 2011 के लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट जैसी परिपक्व कूटनीति की सफलता को दर्शाती हैं। सही कहा। और साथ ही ये एलओसी और एलएसी जैसे मोर्चों पर हमारे प्रशासनिक और सैन्य तंत्र के लगातार संघर्ष का जीता जागता सबूत है। हर एक लकीर के पीछे क्यों और कैसे का एक बहुत गहरा विज्ञान काम कर रहा है। और यही वो विज्ञान है जिसे समझने के बाद अगली बार जब आप दुनिया का नक्शा देखेंगे तो आपको वो लकीरें सिर्फ रंगीन ब्लॉक नहीं लगेंगे, बल्कि उनमें आपको सेनाएं,
संधियां और इतिहास का शोर सुनाई देगा। बिल्कुल। अब इस विस्तृत विश्लेषण को खत्म करने से पहले आज की चर्चा से उभरा एक ऐसा नया विचार जो भविष्य की एक बहुत बड़ी चेतावनी हो सकती है। आज तक हम बात कर रहे थे कि कैसे कूटनीति, इतिहास और युद्धों ने हमारी जमीन और समुद्र की लकीरों को तय किया है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन इन सबको कैसे पलटने वाला है? सुनने वालों के लिए ये सोचना बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ा खौफनाक भी होगा कि जब ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जल स्तर तेजी से बढ़ेगा तो आखिर क्या होगा। ये तो सच में सोचने वाली बात है। जब सर क्रीक का वो पूरा विवादित जलमार्ग समुद्र में पूरी तरह डूब जाएगा, या मालदीव्स जैसे हमारे स्ट्रेटेजिक समुद्री पड़ोसी पानी के नीचे समा जाएंगे, तब आज के ये थालवेग सिद्धांत और EEZ के नियम कहाँ जाएंगे? सब कुछ बदल जाएगा। आज हम जमीन के एक एक इंच और समुद्र की लहरों पर जो लीगल और सैन्य लड़ाइयां लड़ रहे हैं ना, क्या आने वाले 50 सालों में प्रकृति अपनी एक ही करवट से हमारी खींची गई इन सारी लकीरों को मिटाकर एक बिल्कुल नया और अनसुलझा भूगोल नहीं लिख देगी? प्रकृति के आगे कूटनीति की कितनी चलेगी? इस बारे में सोचिएगा जरूर।